अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। सूडान का दारुल हुकूमत खुर्तूम इस वक्त खूनी मंजर पेश कर रहा है और वहां पर लहू, लाशें, कटे पटे इंसान और खून से रंगीन सड़कें दिखाई दे रही हैं। इस वक्त फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस आमने सामने हैं। अब तक की इतलात ये बता रही हैं कि तकरीबन 1800 से जायद लोग जख्मी हैं, जबकि 130 से जायद लोग इस वक्त इस जहाने फानी से कूच कर गए। यानी हलाकतों की तादाद 130 से जायद हो गई है और 1800 के करीब लोग जख्मी हैं। इमरजेंसी की सिचुएशन है, गोलियों की तड़तड़ाहट है और खौफ व हिरास है कि बहुत ज्यादा है। शहरी इस वक्त जमहूरियत की बका के लिए, अगर सूडानी सहाफ़ियों की बात की जाए तो वो रिपोर्ट करते हैं कि जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट लोग हैं वो भी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और इस वक्त फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस दोनों सदारती महल पर कब्जे की जंग लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर सूडान की पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात की जाए तो मुझे कभी कभार सूडान और पाकिस्तान में बहुत सारी ममासलतें दिखाई देती हैं। यानी फौज का जितना असर रसूख सूडान के अंदर है, पाकिस्तान में भी कोई कम नहीं है। 1956 के अंदर सूडान आज़ाद होता है और 1958 के अंदर यहां पर फौज इक्तदार में काबिज हो जाती है। उमर हसन अल बशीर, अभी जिसका तख्ता उल्टा गया, और 2019 में जिसका तख्त उलट के फौज तख्त पर बराजमान हो गई, और फिर जो जितने जो सियासी ग्रोह थे उनको कंबाइन करके फोर्सेस और फ्रीडम एंड चेंज बनाई गई, यानी एफएफसी बनाई गई, और इस कोलेशन के साथ फौज हुकूमत करती रही। लेकिन अब फौज और आरएसएफ दोनों आमने सामने हैं। उमर हसन अल बशीर का अगर हम पॉलिटिकल करियर देखें तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा सदर नहीं है सूडान की हिस्ट्री के अंदर कि जिसने इतने साल तक सदारत के ऊपर हुक्मरानी की हो। यानी जो सदारती महल है वो उमर हसन अल बशीर के पास तकरीबन 3 दहाइयों तक रहा है। 1956 के अंदर सूडान आज़ाद होता है। 1993 के अंदर अक्टूबर 1993 में उमर हसन अल बशीर सदर मुंतखब होते हैं और 2019 तक के सदर रहते हैं। यानी उनका जो सदारती टेन्योर है वो तकरीबन 3 दहाइयों पर मुहित रहा है। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि 1956 में जब सूडान आज़ाद होता है तो 1958 में यहाँ फौज आ जाती है। फौज 1958 से 1964 के अंदर तक रहती है। यानी 64 के अंदर फिर फौज के अंदर ही एक ग्रोह बंदी बनती है, एक बगावत होती है, और उस खूनी बगावत के नतीजे में फौज का तख्ता उलट दिया जाता है और फिर से एक और हुकूमत आ जाती है, जमहूरी हुकूमत आती है। 1964 से लेकर 1969 तक रहती है। 69 में फिर एक बार फौज जो है मुतहर्रिक होती है और तख्त पर बराजमान हो जाती है। 69 से लेकर ये टेन्योर जो है तकरीबन 85 तक रहता है। यानी इतने सालों तक यहाँ पर फौज हक के हुक्मरानी पर कायम रखती है। और फिर 85 के बाद 89 के अंदर फौज के अपने ही अंदर से एक ग्रोह उठता है और बगावत कर देता है। 89 में फिर वो फौज के पास मामला आता है। 1993 के अंदर उमर हसन अल बशीर जो है वो सदारती महल के ऊपर बराजमान हो जाते हैं और अल्टीमेटली 2019 तक रहते हैं। 2019 में यानी एक लंबे अरसे के बाद, एक लंबे टेन्योर के बाद फौज फिर इंटरवीन करती है और उमर हसन अल बशीर को भेज दिया जाता है। मैंने जैसे बताया कि एफएफसी एक कोलेशन बनाया जाता है जिसके साथ फौज एक डील कर लेती है कि अगले आने वाले सालों में, यानी 1 साल के अंदर अंदर इलेक्शंस कराए जाएंगे और उन इलेक्शंस के बाद जो इक्तदार है वो जमहूरी हुकूमत को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। लेकिन अब 2023 आ गया है। यानी वो जो डील थी जो एफएफसी और फौज के माबैन हुई थी, उस डील पर मनो अन अमल नहीं किया गया है। अल्टीमेटली आवाज़ें उठना शुरू हुई, शोर मचा कि फौज कब तक यूं ही सदारती महल पर विराजमान रहेगी। और हुआ ये कि आरएसएफ जो एक पैरा मिलिट्री ग्रुप है, जो बहुत असर व रसूख रखता है, क्योंकि सूडान के अंदर जो है वो जेवल्स बहुत सारे हैं, हीरे जवाहरात, सोना, ऐसी कानें मौजूद हैं जिसके ऊपर आरएसएफ का कब्जा है। तो आरएसएफ ये चाहती है कि फौज को बेदखल किया जाए, मुल्क में इंतखाबात हो, ठीक है, जो जमहूरी हुकूमत आती है वो अपने मामला चलाए, लेकिन ये जो मिलिट्री ग्रुप है इसको सूडान के अंदर हुक्मरान नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से वो ये कह रही है कि आपने तो इलेक्शंस कराने की डील की थी कि आप इलेक्शंस कराएंगे, लेकिन इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। तभी गोलियां चल रही हैं। खुर्तूम के ऊपर सदारती महल पर कब्जे की जंग इस वक्त जारी है और ये जंग जो इक्तदार की रस्साकशी के लिए शुरू हुई है उसके अंदर फौज का अमल दखल बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल वैसे ही कंपैरिजन अगर इसका ड्रॉ किया जाए पाकिस्तान के साथ, तो हमारे यहाँ भी 58 के अंदर मार्शल लॉ लगता है। फिर जो है वो 68 के अंदर क्या होता है, फिर अल्टीमेटली 77 88 के अंदर, और फिर मुशर्रफ का मिलिट्री कू। तो ये सब कुछ आपको याद होगा। यानी हमारे यहाँ जो ऑटोक्रेटिक रियलिटीज़ हैं वो हमें हमेशा फेस करनी पड़ी हैं, जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं वो हमेशा हमेशा तार तार हुए हैं, उनकी धज्जियाँ बिखेरी गई हैं। तो हम जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं उनके मसाइल भी कॉमन होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स भी मुश्तरक होती हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली ये है कि हमारे यहाँ फ़ौज आज इक़्तिदार से, बराह रास्त इक़्तिदार से दूर है। यानी आज भी इस्टेब्लिशमेंट की इंटरवेंशन की बात होती है, बैकडोर राब्तों की बात होती है, दर पर्दा मामलात की बात होती है। लेकिन ऐसा नहीं है खुदा ना खास्ता कि हमारे यहाँ टैंक्स आ जाएँ, मशीन गनें आ जाएँ, लोग टैंकों के सामने लेटे हुए हों, या लोगों के ऊपर फ़ौजी जो है वो बमबारी कर रहे हों।
खुदा न खास्ता ऐसा माहौल नहीं है। लेकिन सूडान के अंदर इस वक़्त कोई लॉ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोई नहीं है, लॉलेसनेस है और दुनिया भर के जो सरबराहान हैं, वो इस वक़्त सूडान के अंदर अमन का मुतालबा कर रहे हैं। वो गल्फ़ कंट्रीज़ हों, सऊदी अरब हो, कतर हो, यूएई हो या फिर वो यूरोपियन कंट्रीज़ हों या फिर अमेरिका हो, वो भी इस वक़्त सूडान में अमन का मुतालबा कर रहे हैं कि फ़ौरी तौर पर जंगबंदी होनी चाहिए और अल्टीमेटली फायर फाइटिंग के बाद मुल्क को इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, जिसमें अवाम अपना हक़ राय-दही इस्तेमाल करें और फिर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बना लें। तो सूडान का ये हल्का-सा नक्शा जो इस वक़्त चल रहा है, वो हमने आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपने फीडबैक से हमारे कमेंट सेक्शन में आगाह करना भी मत भूलिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।